आज के वीडियो में हम हमारे द्वारा पढ़ाए गए जो भी टॉपिक थी उनसे बनने वाले क्वेश्चन को लेकर के हम आए। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि अशोक के समय कौन सी बौद्ध संगति हुई थी, इन सब के जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो चुने हुए क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन को हम लेकर के आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहले क्वेश्चन में देख लीजिए कि अशोक के समय कौन सी बौद्ध संगति हुई थी। ठीक है, यह पढ़ाया गया था कि बौद्ध संगति 4 हुई थी। ऑप्शन ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय और डी चतुर्थ। इनमें से आप बता सकते हैं कि कौन सी बौद्ध संगति अशोक के समय हुई थी। ठीक है, तो चलिए हम अपना आंसर देखते हैं। तो जो तृतीय बौद्ध संगति है, ठीक है, वह अशोक के समय हुई थी। प्रथम बौद्ध संगति अज्ञात शत्रु के समय हुई थी, अज्ञात शत्रु के समय हुई थी। द्वितीय जो बौद्ध संगति है, ठीक है, वह काला शोक के समय हुई थी, काला शोक के समय। और लास्ट और चतुर्थ जो बौद्ध संगति हुई थी वह कनिष्क के समय हुई थी। ठीक है, कनिष्क के समय हुई थी। इस तरह से आपका जो आंसर है सी तृतीय बौद्ध संगति। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी। ठीक है, अभी हमने बताया था प्रथम बौद्ध संगति के बारे में। तो जो प्रथम बौद्ध संगति है वह अज्ञात शत्रु के समय हुई थी। ठीक है, अशोक के समय तीसरी बौद्ध संगति हुई थी, काला अशोक के समय द्वितीय हुई थी और कनिष्क के समय चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है महात्मा बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्ति को किस प्रतीक से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, यह क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ से स्टार्ट होगा। महात्मा बुद्ध नहीं, बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्ति को किस प्रतीक से प्रदर्शित किया गया है। ऑप्शन है घोड़ा, पीपल, चक्र और स्तूप। ठीक है, 4 ऑप्शन में आप अनुमान लगाइए कि कौन सा ऑप्शन होगा। तो इसका हम आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है पीपल। ठीक है, पीपल को हम ज्ञान प्राप्ति से दर्शाते हैं, घोड़ा को गृह त्याग से दिखाया जाता है, चक्र जो है, ठीक है, और स्तूप आप बता सकते हैं कि चक्र और स्तूप को किस प्रतीक से दर्शाया जाता है। ठीक है, कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया। महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया। ऑप्शन है प्राकृतिक भाषा, पाली भाषा और दोनों और कोई नहीं। ठीक है, 4 ऑप्शन, 4 ऑप्शन से बता सकते हैं कि किस भाषा में महावीर ने अपना उपदेश दिया था। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है प्राकृतिक भाषा। प्राकृतिक भाषा में महावीर ने अपना उपदेश दिया था और पाली भाषा में महात्मा बुद्ध जी ने अपना उपदेश दिया था। ठीक है, और जो भी प्राकृतिक भाषा इसमें अर्धमगधी भाषा में दिया था, अर्धमगधी भाषा में इन्होंने दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कल्पसूत्र किसकी रचना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल्पसूत्र किसकी रचना है। ऑप्शन के साथ देख लेते हैं। तो ऑप्शन है स्थूलभद्र, भद्रबाहु, दोनों और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर है भद्रबाहु। किसकी रचना है कल्पसूत्र? भद्रबाहु की रचना है। तो इस कल्पसूत्र में किसका उल्लेख मिलता है? जो भी तीर्थकर थे इनकी जो इतिहास है वह भद्रबाहु द्वारा लिखी गई कल्पसूत्र में इनका इतिहास मिलता है। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है योग दर्शन के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं या कौन है योग दर्शन के प्रतिपादक। ऑप्शन है पतंजलि, गौतम मुनि, कपिल मुनि और इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन अपना सेलेक्ट कीजिए और अनुमान लगाइए कि कौन सा आंसर हो सकता है। ठीक है, तो योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, आंसर देख लीजिए। आंसर है आपका पतंजलि। ठीक है, पतंजलि मुनि जो है योग दर्शन के प्रतिपादक माने जाते हैं। आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है। आपको मंडल सब पढ़ाया गया था। ठीक है, ऋग्वेद से संबंधित 7वां मंडल। ऑप्शन है 7वां, बी 8वां, सी 9वां, डी 10वां। ठीक है, आप अनुमान लगाइए कि कौन सा आंसर सही हो सकता है। ठीक है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम मंडल को समर्पित है। तो ठीक है, इसका आंसर है 9वां मंडल जो है सोम को समर्पित है। 10वां मंडल है पुरुष सूक्त को समर्पित है। ठीक है, तीसरा मंडल की बात करें,
तीसरा मंडल की, तो गायत्री मंत्र का नाम आपने सुना होगा, गायत्री मंत्र, ठीक है, इस मंडल को समर्पित है। और अगर सातवें मंडल की बात करें तो सातवें मंडल में 10 राज्य युद्ध का उल्लेख मिलता है, ठीक है। आई बात समझ में? सातवें मंडल में 10 राज्य युद्ध का उल्लेख मिलता है। नवें मंडल में सोम का समर्पित है बताया गया है, और 10वें में पुरुष सूक्त आदि का उल्लेख मिलता है। आई बात समझ में? ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में हल नहीं है, हल से बनी रेखा, ठीक है, यह हल नहीं है, हल से बनी रेखा को क्या कहते हैं? ऑप्शन है खिल्य, उर्वरा, लांगल और सीता। आई बात समझ में? कौन सा ऑप्शन है? देख लीजिए, खिल्य, उर्वरा, लांगल, सीता, इनमें से आप ऑप्शन को चूज कर सकते हैं कि कौन सा आंसर हो सकता है। चलिए आंसर देखते हैं, सीता, ठीक है, इसका जो आंसर होगा सीता। उर्वरा मतलब पड़ती भूमि को उर्वरा कहा जाता था, पड़ती भूमि को उर्वरा कहा जाता था, ठीक है। लांगल किसे कहते थे? लांगल हल को कहा जाता था, ठीक है। देखिए यह जो उर्वरा है गलती हो गया, यह पड़ती भूमि नहीं, खेती योग्य भूमि, खेती योग्य भूमि को उर्वरा कहते थे। और जो खिल्य है ना, वह पड़ती भूमि को खिले कहा जाता था, पड़ती भूमि को खिले कहते थे। उर्वरा को खेती करने योग्य भूमि कहा जाता था, और हल को उस समय लांगल कहा जाता था। जो सीता है ना, सीता हल से बनने वाली रेखा जो होती थी ना, उसे हम सीता कहते थे, हम नहीं कहते थे, मतलब वैदिक काल में ऐसा इतिहास मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, देख लीजिए, पुरुष सूक्त किस मंडल में स्थित है? अभी हमने ऑप्शन के माध्यम से बताया था कि पुरुष सूक्त किस मंडल में स्थित है। ऑप्शन है आपका 10वां मंडल, 9वां मंडल, 7वां मंडल और 8वां मंडल, ठीक है। तो इसका आंसर है 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख है। मतलब यहाँ 4 वर्ड जो होते थे, 4 वर्ड यहाँ पर 10 पुरुष सूक्त का उल्लेख मिलता है, ठीक है। जैसे ब्राह्मण, ब्राह्मण पहला वर्ड, क्षत्रिय दूसरा वर्ड, वैश्य तीसरा वर्ड और शूद्र चतुर्थ वर्ड आदि का उल्लेख मिलता है, ठीक है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे कम ऐतिहासिक वाला वेद किसे कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सबसे कम ऐतिहासिक वाला वेद किसे माना जाता है, ठीक है। पहला है यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद आदि, ये 4 वेद हैं। 4 वेद में यह क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि सबसे कम ऐतिहासिक वाला वेद किसे कहते हैं। आप आंसर चूज कर सकते हैं, कौन सा है बता सकते हैं, लेकिन रियल जो आंसर होगा आप देख लीजिए, सामवेद है। सामवेद के बारे में यह सबसे कम ऐतिहासिक वाला वेद है। ऋग्वेद के बारे में सबसे पुराना वेद, ठीक है। अधुर्वेद जो है ना, यह गद और पद दोनों में मिलता है, गद और पद दोनों में मिलता है, ठीक है। सामवेद संगीत का वेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद जादू टोना आदि का वेद के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ठीक है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऑप्शन है 10 मंडल, 11 मंडल, 8 मंडल, 9 मंडल। तो टोटल ऋग्वेद में 10 मंडल है, 10 मंडल और 1028 सूक्त पाए हैं, ठीक है। 10 मंडल और 1028 सूक्त स्थित है। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बोगज कोई अभिलेख किस स्थान पर स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोगज कोई अभिलेख के बारे में हमने बताया था आपको। तो यहाँ से ऑप्शन है अफगानिस्तान, ईरान, एशिया माइनर और बलूचिस्तान। इसमें से आप कौन सा आंसर बता सकते हैं, ठीक है, चूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम आंसर को दिखा रहे हैं। हमारा आंसर है एशिया माइनर। एशिया माइनर जो इराक में है, कहाँ स्थित है? इराक में। ध्यान से देखिएगा, ईरान नहीं, इराक। इराक में एशिया माइनर जो स्थान है, वहाँ पर बोगज कोई अभिलेख स्थित है। आई बात समझ में? इसकी जो समय सीमा है, अगर समय सीमा की अगर बात करें तो समय सीमा 1400 ईस्वी पूर्व की है, 1400 ईस्वी पूर्व की है। और खोज कब हुई थी? खोज सीमा की बात करें तो 1907 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी। किसकी? बोगज कोई अभिलेख की। आई बात समझ में? भाषा, अगर भाषा की अगर बात करें, भाषा इंडो ईरानी मतलब इंडिया प्लस ईरानी, मतलब लगभग आर्य और ईरानी से मिलती जुलती भाषा थी। इस वजह से इनको इंडो ईरानी भाषा कहा गया है, जो ये दो भाषाओं का मेल है, ठीक है। कह सकते हैं बोगज कोई अभिलेख का जो स्थित स्थान है वह एशिया माइनर माना जाता है। अगला क्वेश्चन है,
सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसे कहा गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपका बनावली, सुतकोतड़ा, धोलावीरा, कालीबंगा आदि 4 ऑप्शन है। आप बता सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसे माना गया? तुम्हारा ऑप्शन है कालीबंगा। कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी के रूप में माना गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्व स्थल कौन सा है? सबसे पूर्वी स्थल के हम बारे में बताए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मांडा, आलमगीरपुर, बलूचिस्तान और दैमाबाद आदि 4 स्थान है। यहाँ से आप बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थान कहाँ पे है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम हम दे रहे हैं आपको, आप बता सकते हैं। चलिए आंसर देखते हैं। आलमगीरपुर, आलमगीरपुर जो मेरठ में, कहाँ पर है? मेरठ में सबसे पूर्वी स्थान है। दैमाबाद दक्षिणी स्थान है, दक्षिणी स्थान जो महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। बलूचिस्तान सबसे पश्चिमी स्थान है, सबसे पश्चिमी जो स्थल है बलूचिस्तान है। ठीक है, अगर बात करें मंडा की, मंडा की सबसे उत्तरी स्थान है जो चेनाब नदी के किनारे है। चेनाब नदी के कारण जम्मू कश्मीर में, कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन में आपको मिलेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है? सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है? अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपका वर्गाकार, त्रिभुजाकार, आयताकार और गोलाकार। 4 ऑप्शन में से आप बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए आंसर देखते हैं हम इसका। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है? तो यह सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। ठीक है, वर्गाकार, आयताकार, गोलाकार नहीं है, केवल त्रिभुजाकार आकार के ही रूप में माना गया है। ठीक है, वर्तमान स्थिति की अगर बात करें तो कुछ ऐसे स्थल की खोज हुई है। अगर उन स्थलों को प्रमाण मिल जाता है तो कह सकते हैं कि बाद में वह आयताकार की कंडीशन में आ सकता है। बट अभी जो प्रमाणित आकार की बात करें तो वह त्रिभुजाकार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और चीन की सभ्यता में सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? आपका आंसर क्या हो सकता है? ठीक है, चलिए ऑप्शन बताते हैं हम आपको। जो आंसर है मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता में से एक माना जाती है। ठीक है, कुछ पॉइंट की बात करें तो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है ना, दजला फराद नदी के किनारे से है। कहाँ पर? दजला फराद नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, मिस्र की सभ्यता की बात करें तो मिस्र नील नदी के किनारे है। कहाँ पर? नील नदी के किनारे। ठीक है, मिस्र की सभ्यता नील नदी का वरदान के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता सिंधु नदी के किनारे है और चीन की सभ्यता जो है वांगहो नदी के किनारे है। वांगहो नदी के किनारे, जिसे पीली नदी का भी कहा जाता है। पीली नदी किसे कहते हैं? वांगहो नदी। ठीक है, इसी वांगहो नदी के किनारे चीन की सभ्यता का विकास हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफा किस राज्य में स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। भीमबेटका के बारे में हमने आपको बताया था। ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश और डी राजस्थान। ठीक है, आपका आंसर क्या हो सकता है? तो भीमबेटका की गुफा के बारे में जो स्थल है यह आपका आंसर के रूप में मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका की गुफा है। ठीक है, आई बात समझ में। और बात करें भीमबेटका गुफा के बारे में, शैल चित्रकला के प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। किसके? शैल चित्रकला के प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। आई बात समझ में। किसके? शैल चित्र। ध्यान रखिएगा, शैल चित्र मतलब चट्टानों पर लिखे गए चित्र के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं, भीमबेटका से। आई बात समझे। ठीक है, और देखिए सर्वप्रथम कुल्हाड़ी औजार का प्रयोग किस काल में हुआ था? यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एग्जाम में। किस काल में हुआ है? ऑप्शन है पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, इनमें से कोई नहीं। किस युग में सर्वप्रथम कुल्हाड़ी औजार का प्रयोग किया गया है? तो आप बताइए आपका आंसर क्या हो सकता है। चलिए हम आंसर देखते हैं। तो हमारा जो आंसर है पुरापाषाण काल में। ठीक है, पुरापाषाण काल में बहुत ऐतिहासिक खोजें हुई थी। ठीक है, आई बात समझ में। इस पुरापाषाण काल में आग से लोग भी परिचित हुए थे। आग से परिचित मतलब आग की खोज भी हुई थी। ठीक है, लेकिन आग का जो पूर्ण रूप से जो प्रयोग किया गया था वह नवपाषाण में किया। आग का पूर्ण रूप से प्रयोग बात करें तो वह नवपाषाण काल में हुआ था। नवपाषाण काल में पहिए की भी खोज हुई थी। पहिए की खोज
आई बात समझ में। आदि मानव की उत्पत्ति की बात करें तो किस काल में हुई थी? पूरा पाषाण काल में हुई थी आदि मानव की उत्पत्ति। ठीक है कि ये, और यदि मानव केवल इस काल में शिकार पर आधारित है, किस पर आधारित है? शिकार पर आधारित थे। और नवपाषाण काल में लोग किस पे आधारित हो गए? कृषि पर भी आधारित होना स्टार्ट हो गए थे। आई बात समझ में। और इसी काल में कुल्हाड़ी औजार का पूरा पाषाण काल में कुल्हाड़ी का प्रयोग होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, चलिए दोस्तों, इस प्रकार ही है आपकी जो अंतिम स्लाइड थी। हमारे द्वारा जो भी क्वेश्चन है आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।